नमस्कार दोस्तों। मेरी लद्दाख सीरीज के थर्ड व्लॉग और फोर्थ डे में आपका स्वागत है। यहाँ हम लोग मनाली से लेह की तरफ बढ़ने वाले हैं और हालात गंभीर होंगे, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज बढ़ेंगी। एक्चुअली ये पहली बार होगा जब एक दिन के लिए मैं 2 व्लॉग्स बना रहा हूँ और मनाली से लेह का डिस्टेंस 400 के आसपास कुछ किलोमीटर है। उसके बावजूद 3 व्लॉग्स बनने वाले हैं इस डिस्टेंस के लिए। इतना चैलेंजिंग रूट रहा है, ये इतना टफ रहा है हमारे लिए। ये इतना टफ भी रहा है कि वहां से मैंने दिन गिनना ही बंद कर दिया था व्लॉग में कि अब हम लोग 4th डे पर हैं या 5th डे पर हैं। बहुत मुश्किल होने वाली थी वहां से शुरुआत। और बाद में क्या किया मैंने, जब लेह पहुंचे, इतने सारी कठिनाइयों के बाद जब लेह पहुंचे तो मैंने रियलाइज किया कि अब मुझे समरी लिखनी पड़ेगी। बिकॉज समहाउ आई वाज थिंकिंग कि मेरे को वैसे भी मेमोरी में ज़्यादा याद रहती नहीं ये चीज़ें, बहुत मतलब मैं हूँ बुरा हूँ उसमें कि चीज़ें याद रख सकूँ। तो और अभी इतनी ऊंचाई पे तो वैसे भी लोगों को थोड़ा थोड़ा मेमोरी लॉस होने का प्रॉब्लम होता है, एज आई हैव हर्ड। तो मैंने सोचा यार ये व्लॉग्स के लिए अच्छा नहीं रहेगा। मैंने वहां पर लेह के होटल में जाते ही लिखना शुरू कर दिया कि पिछले 3-4 दिनों में हमारे साथ क्या क्या हुआ है। एंड फ्रॉम दैट मोमेंट आई हैव स्टार्टेड नोटिंग फ्रॉम एवरी डे। तो उसी तरह से समरी आप लोगों को मैं शेयर कर पा रहा हूँ वो नोट पढ़ पढ़ करके। यहाँ पर क्या हुआ, मनाली से हमें निकलना था और अर्ली मॉर्निंग निकलना था 7 बजे, हमेशा की तरह जैसे हम लोग अर्ली मॉर्निंग निकलते थे। बट सबसे पहले डीजल रिफ्यूल करवाना था। यूजुअली हम लोग एक दिन पहले डीजल रिफ्यूल करवा लेते हैं तो हमारे को एक हेड स्टार्ट मिलता है, सुबह सुबह कोई रुकावट नहीं रहती। बट अब हुआ ये, आपको पिछले व्लॉग में मैंने बताया था कि जब हम लोग मंडी से आगे गए मनाली की तरफ तो वहाँ पर बुलडोजर वगैरह क्लियरेंस करते हैं क्योंकि लैंडस्लाइड अक्सर होता है और बारिश थोड़ी शुरुआत हुई ही है तो पत्थर गिरते हैं, लैंडस्लाइड होता रहता है। हम लकी थे इसलिए हम लोग आगे निकल गए। उसके कुछ टाइम के बाद में शायद लैंडस्लाइड हो गया तो हमारी दूसरी वाली गाड़ी पीछे फंस गई थी, वो भी सुबह तक लौट आई थी। लेकिन पिछली शाम को जब हम लोग निकले हैं उसके बाद में कुछ ऑयल टैंकर्स जो होते हैं पेट्रोल पंप वालों के, ऑयल टैंकर्स, डीजल टैंकर्स, वो भी फंस गए थे लैंडस्लाइड में। तो जब हम लोग मनाली के करीब गए और हम लोगों को लगा कि डीजल अभी भरवा लेते हैं अगले दिन के लिए, तो हमें पता चला कि लैंडस्लाइड में वो फंस गए हैं और ये पेट्रोल पंप वालों के पास में डीजल का स्टॉक है ही नहीं। तो अब हमें अगले दिन का वेट करना पड़ा। लकीली अगले दिन अर्ली मॉर्निंग शायद 5 बजे या उसके पहले पहले में ही आ गए थे सारे टैंकर्स। तो उन्होंने रिफिल कर दिया था टैंकर्स ने फ्यूल स्टेशन को और हमें भी डीजल मिल गया। वी वर ग्लैड कि हमारे सोते सोते सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हम लोग आराम से मनाली भी पहुंच गए थे। अब ले जाना था और डिफिकल्टीज वहां से दूसरे लेवल की शुरू होने वाली थी। एक और बात ये भी है कि मनाली से लेह तक का डिस्टेंस बाकी दिनों का कंपैरिजन में लगभग आधा था। हम लोग एक दिन में जितना चलते थे कंपैरेटिवली मनाली से लेह वो आधा था। उसके बावजूद वो हम लोगों को लग रहा था पहला दिन ही जो हम लोग निकले मनाली से लंबा, सबसे ज्यादा लंबा दिन। ऐसा लग रहा कब खत्म होगा, कब पहुंचेंगे भी कि नहीं, इतना डिफिकल्ट वो लग रहा था। पर डिफिकल्टी की बातें बहुत ज्यादा हो गई तो जब दिखाऊंगा तब आपको और समझ में आएगा। गाड़ी ने भी थोड़ा सा दिखाया नखरा और हम लोग थोड़ा सा घबरा गए थे वो देख करके कि यार गाड़ी को क्या प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि गाड़ी को अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो अपनी ट्रिप वहीं खत्म हो जाती। मनाली से थोड़ा सा आगे बढ़े ही तो थोड़ा सा गाड़ी को इंजन लाइट ऑन होने लग गया और वो डीपीएफ इशू या कुछ तो भी था, वो तो मैं आपको अभी वीडियो में समझा ही दूंगा। इस वीडियो में वही सब ज्यादा बताने वाला हूँ और अगले वाला जो पार्ट रहेगा इस वीडियो का, मतलब डे 4 का पार्ट 2 जो रहेगा उसमें मैं आपको डिफिकल्टीज और समझाऊंगा हेल्थ इश्यूज की। फर्स्ट वाले पार्ट में गाड़ी के बारे में बताऊंगा। कुछ पॉजिटिविटी भी थी। अटल टनल जो है वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट स्ट्रेट रोड टनल्स में से एक है, पहाड़ों को काटते हुए जो जाती है एंड 10-12 किलोमीटर की वो टनल है। उसके अंदर जा करके उसको फील करना अलग ही था। उसको पार करने के बाद में जो वादियों के नज़ारे थे मेस्मराइजिंग, एक्चुअली वो अनफॉरगेटेबल है। क्योंकि अब वहां जाने के बाद फील होता है अपना शहर की दुनिया और बाकी का जो देश है हमारा वो पीछे छोड़ दिया है और एक्चुअल में हम लोग एक्सट्रीम नॉर्थ में आ गए हैं। अब ये दुनिया ही अलग है। अगर आप हेवन बोलना चाहते हो, हेवन ऑन अर्थ, आप वहां जाकर के देखोगे तब आपको रियलाइज होगा कि दिस इज वेयर द हेवन स्टार्ट्स एंड इट एक्चुअली फेल्ट लाइक इट। एंड वर्ड्स, वीडियोस, फोटोज कांट जस्टिफाई व्हाट आई एम सेइंग। वो क्या है कि आप खुद एक्सपीरियंस करोगे तो ही आपको समझ में आएगा। मैं तो सिर्फ 10% ही समझा सकता हूँ और 50% ही दिखा सकता हूँ वीडियो में। अटल टनल के आगे पहाड़ियां इतनी बड़ी, स्टीप क्लाइंब चालू हो गया, तकलीफें बढ़ गई। अब वहां पे ट्रैवल सिकनेस जो हम लोगों को थोड़ी थोड़ी हो सकती थी वो तो हो ही रही थी। अब घाट बढ़ गए, घाट ही घाट चढ़ रहे हैं, ऊपर उतर रहे हैं, गोल गोल पहाड़ों पे ऊपर चढ़ रहे हैं स्टीप में, फिर वापस उतर रहे हैं, फिर चढ़ रहे हैं, फिर उतर रहे हैं। और ये 1, 2, 3, 4, 50 नहीं, सैकड़ों थे, बहुत ज्यादा थे। तो अब ऐसा हो गया कि ट्रैवल सिकनेस तो बहुत पीछे छोड़ दिया हमने, यहाँ पर मोशन सिकनेस बढ़ गई और उसके अलावा हाई एल्टीट्यूड सिकनेस बढ़ गई। और अगर गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश की तो आपको लो ऑक्सीजन का जो अटैक है वो भी आएगा। हम लोग लेह तक जाना चाहते थे फर्स्ट डे, मतलब मनाली से जब निकल रहे थे तो वो वाला फर्स्ट डे, लेकिन वो नहीं हो पाया।
हम लोगों को पांग में रुकना पड़ा। सरचू के भी आगे जा पाए हम लोग, लेकिन हमें पांग में रुकना पड़ा, और वो इसलिए रुकना पड़ा क्योंकि उसके आगे हम लोग बेयर ही नहीं कर पा रहे थे वो हेल्थ इश्यूज को, तो हमको वहाँ पे स्टे लेना पड़ा था। और वो काफी अनप्लान्ड था, बट वो सबसे ज्यादा मेमोरेबल डे था हमारे लिए। इसके अलावा टेम्परेचर भी एक प्रॉब्लम था। देखो वहाँ पर 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ये नॉर्मली रहता है। फिर आप थोड़ी थोड़ी देर में आधा 1 घंटे की ड्राइव में और ऊपर पहुंचते हो, वहाँ पे बर्फ भी मिल जाती है, इतना ठंडक है। तो वहाँ पे -2 -4 ऐसा भी रहता है। अब पांग से थोड़े ही आगे टंगलंग ला है, टंगलंग पास, वो शायद कुछ 16,500 या 15,500 फीट है। तो वहां पर भी हम नहीं जा पाए, हमने मतलब उसके पहले ही स्टे ले लिया। और हाई एल्टीट्यूड सिकनेस, नॉशिया, कोल्ड प्रॉब्लम्स, ये सब तो हम लोग सह रहे थे। रात में हम लोगों ने एक स्टे लिया, लेकिन ये वीडियो में उसकी समरी में डिटेल में नहीं देना चाहता, क्योंकि अब ये उस दिन का आधा व्लॉग है। तो यहाँ तक मैंने आपको बेसिक समझा दिया। अब अपन लोग व्लॉग शुरू करते हैं। मनाली से हम लोग किस तरह से आगे बढ़े, कितना मजा किया, क्या डिफिकल्टीज गाड़ी के साथ फेस की, कैसे रिजॉल्व की। टाटा सफारी थी तो टाटा सफारी के लिए टाटा मोटर्स के लोगों ने कैसे हेल्प की, हमारे अपने दोस्तों ने जो थग मेंबर्स हैं या दूसरे ग्रुप के मेंबर्स हैं उन लोगों ने कैसे हेल्प किया, हमने अपना इंटेलिजेंस कैसे यूज किया, वो सब कुछ बताऊंगा। सारे चैलेंजेस का सॉल्यूशन भी बताऊंगा, आप लोगों के लिए टिप्स भी रहेगी। और इसका जो अगला वाला व्लॉग का पार्ट 2 आएगा, उसमें क्या होगा, हम लोग आपको दिखाएंगे हमारे हेल्थ इश्यूज से हम लोगों ने कैसे डटकर मुकाबला किया, कैसे हम लोगों को ग्रुप में मदद मिली, कैसे वहाँ के लोकल्स ने हमें हेल्प किया, सपोर्ट किया, और वापस से हम लोगों को एनकरेज किया, और हम लोगों ने अपनी हेल्थ रिवाइव की। नेक्स्ट डे हम लोग एक्लिमेटाइज होकर ऐसे निकले कि उसके बाद हम लोग कहीं कभी नहीं थके, एंड दैट वाज द बेस्ट पार्ट। फर्स्ट डे वाज मोस्ट मेमोरेबल मनाली से निकलने के बाद में, एंड द सेकेंड डे वाज मोस्ट एनर्जेटिक ऑफ ऑल। तो वो चीज बिल्कुल देखने लायक रहेगी। अब यहाँ से व्लॉग शुरू करते हैं। बहुत लंबी समरी हो गई, एंड थैंक यू सो मच कि आप बेयर कर रहे हो समरी को इतना लंबा। अब शुरू करते हैं। सो सबसे पहले सुबह सुबह 7 बजे लगभग हम लोग मनाली के होटल से निकलने के लिए तैयार हो गए थे, और गाड़ी में सारा सामान वापस से स्टफ करके हम लोग रवाना भी हो गए। यहाँ तक हम लोग एकदम चिल्ड, एकदम टूरिस्ट वाले माइंडसेट पर थे, और एंजॉय कर रहे थे अपने ट्रिप को, एकदम कैजुअली चल रहे थे, ऐसा कुछ सीरियस नहीं लग रहा था। तो बस वादियों को एंजॉय कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, हंसी मजाक थोड़ा बहुत चल रहा है, म्यूजिक एंजॉय कर रहे हैं। हर सुबह अच्छी म्यूजिक से हम लोग डे स्टार्ट करते थे, तो काफ़ी अच्छा क्लासिकल म्यूजिक डॉक्टर साहब बजाते थे, तो माइंड अच्छा सूदिंग में होता था, तो टूर का ज़्यादा प्रेशर बन नहीं पाता था। और मनाली जो है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर वादियाँ दूर दूर की नज़र भी आती रहती हैं, और स्नो कवर्ड माउंटेन्स भी यहाँ से नज़र आते हैं, और एक नदी यहाँ से बहती है जो कुल्लू तक के भी अपने को देखने मिलती थी नीचे साइड में, तो वो उसकी आवाज़ सुनना भी बहुत अच्छा लगता है। और ओवरऑल यहाँ पर हरियाली भी जो है ना इस वक्त मानसून के टाइम पे, तो वो बहुत अच्छी लगती है। और क्योंकि बारिश का मौसम थोड़ा थोड़ा शुरू हो ही रहा था, तो थोड़ा थोड़ा ना कोहरा भी हमें महसूस होता था। और ये जो नदी है ना, इसके पास तो घंटों खड़े रह करके भी आप देखते रह सकते हो, लेकिन आपको ऐसा लगेगा नहीं कि यार बोर हो गए, चलो निकलते हैं। इनफैक्ट मैं तो कई बार सोचता हूँ कि मैं दूसरी बार मनाली में आया हूँ, और अक्सर ये सोचता हूँ कि वहाँ पर नदी के पास कम से कम 1 घंटा बैठा होता तो इतना बड़ा खर्चा जो हुआ है ट्रिप में आने जाने का, जो टाइम लगा, एफर्ट लगेगा, वो वसूली तो होती। बट मौका नहीं मिल पाया, क्योंकि वी आर नॉट ऑन अ मनाली टूर, वी आर ऑन लेह लद्दाख टूर, तो इसलिए ज़्यादा देर रुक नहीं सकते थे। मैं थोड़ी देर वेट कर रहा था नदी के पास, तब तक कि सारी गाड़ियाँ रिफ्यूल होकर के आ गई। सारी क्या मतलब 2 ही गाड़ियाँ थी, दोनों रिफ्यूल होकर के आ गई। फिर थोड़ा सा 5-10 मिनट का वक्त हम लोगों को मिला, तो यहाँ हम लोगों ने थोड़ा सा चिल कर लिया, थोड़ा सा एंजॉय कर लिया, क्योंकि मेमोरीज तो बनानी ही है ना। तो व्हीकल एंड डॉक्टर साहब, और ये मनाली की नदी, चढ़ गए हम लोग एक्चुअली ऊपर। तो मनाली से लेह की तरफ बढ़ रहे हैं अब। काफ़ी लंबा सफ़र रहने वाला है, वैसे डिस्टेंस कम है पर उलझने इतनी है उस रास्ते पर, धीमे धीमे चलना पड़ता है। ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर इन आवर राइट। डॉक्टर साहब, आज का कितना बड़ा एडवेंचर रहने वाला है? It's going to be one hell of a day today. Yeah, man. Because most of us are driving for the first time. In this region. Yes. Okay. And it's going to be quite a bit of climb. Now we are at around 2,000 feet. We're going to climb up to roughly 11,000 feet. Okay, let's see the adventure. And we're going to also, on the way, just after 15 kilometers, we're going to see Atal Tunnel, Okay. which is an engineering marvel. It's a India. tunnel spanning 10 to 12 kilometers. So it's going to be a marvel, and the time we cross Atal Tunnel, the landscape is going to change. That's going to blow everybody's mind. Yeah, man. So just finger crossed. Super excited to see. Already?
अटल टनल इज 21 किलोमीटर. अटल टनल यहाँ से 21 किलोमीटर दिखा रहा है बोर्ड पर, एज वी कैन सी. रोहतांग ला इज रोहतांग पास. ला रोहतांग मतलब पास होता है हाँ. लद्दाख में. रोहतांग ला पास. और वो ऊपर देखो वहाँ पर पेट्रोल बंक पहाड़ है मतलब नथिंग. सो वेट रोड है, वेट मोड लगा दिया है, सिटी ड्राइव मोड पे चल रहे हैं एंड बढ़िया रास्ता है, रोड अच्छे हैं. ये देखो बारिश लगातार हो रही है और देखो वहाँ पे जाम लगे हुए हैं. वी कैन सी इन द गूगल ट्रैफिक. लगता है आगे चल के कुछ तो भी या तो ट्रैफिक बहुत स्लो है या फिर कुछ रुकावट है, लैंडस्लाइड है कि क्या है पता नहीं. होप कि धीरे धीरे सही पर निकलता रहे रास्ता आगे आगे, क्योंकि हमें जाना है काफ़ी दूर. बट ड्राइविंग जो है अभी वेट मोड लगाने के बाद में और ज़्यादा स्मूथ हो गई और कंट्रोल्ड हो गई है. और डॉक्टर साहब जो इतने अच्छे से हमारे लिए ड्राइव करते हुए हमको सेफ पहुंचा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा भी आ रहा है. एंड इट्स एक्सीलेंट टू सी हिम ड्राइव इन दिस रीजन. हाईवे पे हमने जितना मज़ा उनके परफॉर्मेंस का किया था, अभी यहाँ पर जो है ना उनकी हैंडलिंग देख देख के एंजॉय कर रहे हैं. ऐसा लग रहा है हमें ड्राइव कर रहे हैं. फुल ऑन मज़ा आ रहा है. सोलांग वैली है, यहाँ से अटल टनल है 14 किलोमीटर्स. देयर इज किलोंग, देयर इज टिंगिरी और फिर क्या क्या है, दर्जा भी है. सरचू यहाँ से 164 किलोमीटर्स है. ले 423 किलोमीटर स्ट्रेट. देयर इज नीमू 457 किलोमीटर्स. हम इन गाड़ियों को ओवरटेक नहीं कर पाए, खुद ही हट गए. कितनी अच्छी बात है. रोहतांग पास हमें जाना नहीं है, रोहतांग पास की तरफ जा रही हैं गाड़ियाँ. मनाली आते हैं तो लोग बर्फ़ में जाना चाहते हैं. और ये आया एक छोटा सा ब्रिज जहाँ हमें एक बड़ी नदी देखने मिलेगी विद पावर से. वहाँ नदी जो गिरती हुई दिखती है, सो मच गुड. हाँ पीछे वाला तो अपने लिए रुक गया था लगता है. ये बढ़िया ब्रिज है और बहुत ही अच्छा लग रहा है. आर्किटेक्चर यहाँ से पानी बहता हुआ आता होगा तो यहाँ से देखने में बड़ा मज़ा आता होगा. वादियाँ ही वादियाँ हैं भाई साहब, वादियाँ ही वादियाँ हैं. होलसेल के भाव में वादियाँ हैं यहाँ पे. किलोमीटर के बाद ये गाड़ी आगे निकली. पूरा 2000 किलोमीटर करने के बाद रोहन भाई ने एक्सयूवी को आगे लाया और बताया कि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ. कोई नहीं, अच्छी बात है. तो हमारे नागपुर की एक गाड़ी आपको नजर आ रही है फाइनली. और ये स्नो देख लो, वाह यार खूबसूरत एकदम पहाड़. थार भाग रही. कुछ ही किलोमीटर चल जाने के बाद में हम लोगों ने वादियों के जो नज़ारे इतने ज़्यादा एंजॉय किए थे ना, यहाँ पर एक अच्छी बूस्ट मिल रही थी कि हम लोग लेह की तरफ बढ़ भी रहे हैं. और अटल टनल देखने की एक्साइटमेंट भी थी बिकॉज दैट इज़ एन इंजीनियरिंग मार्वल एंड दैट वाज रिसेंटली लॉन्च्ड. 1 दशक से भी कम वक्त हुआ है उसको भी बंद करके. तो अच्छा लग रहा था कि हम लोग उस जनरेशन से हैं जो अभी भी यंग है और अभी अटल टनल अभी अभी बना है, हम उसको देख पा रहे हैं. और ये बहुत सालों तक के, शायद कई सेंचुरीज तक के याद किया जाएगा कि किसी ज़माने में ये बना हुआ था इंडिया में. और देख करके लोगों को मज़ा भी आता था. यहाँ से क्रॉस होना भी इजी था. आर्मी को भी बहुत हेल्प करता है, टूरिस्ट को भी बहुत हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट वाले ट्रक्स को, पेट्रोल टैंकर्स को भी बहुत हेल्प करता है ले जाने के लिए. अटल टनल ये. डॉक्टर साहब कितने पुराना सपना था आने का? क्वाइट लॉन्ग एंट्री कराना पड़ेगा. फोटोग्राफी का होंगे.
एक और ज़रूरी बात यह है कि हमारे साथी गाड़ी को रुकवाया गया था। चेकिंग तो सभी गाड़ियों की होती है, बूट चेक किया जाता है, थोड़ा बहुत लगेज भी शायद चेक होता होगा। हमारी साथी वाली गाड़ी को इसलिए रुकाया गया था कि उनके पास पंजाब की कुछ बॉटल्स थी और वो चीज़ें हमारी गाड़ी में तो कभी नहीं थी। तो इससे समझ में आता है कि हम लोगों को हिमाचल की ही प्रोडक्ट्स वगैरह यहाँ तक ले जाना अलाउड है। और एक इंपॉर्टेंट बात, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि आपकी गाड़ी में कोई भी जेरी कैन वगैरह में एक्स्ट्रा फ्यूल नहीं होना चाहिए। अटल टनल के अंदर आप फ्लेमेबल एंड एक्सप्लोजिव जैसी चीज़ें नहीं कैरी कर सकते ऑब्वियसली। सो वे आर इन द अटल टनल, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट टनल। या स्पीड लिमिट क्या है? 40 की स्पीड लिमिट है। ज़्यादा भागना नहीं है, उतावला नहीं होना है, बस प्यार से चलना है, स्ट्रेट चलना है इस रास्ते पर और एंजॉय करना है। देखो, इट्स अ टनल बट इट्स वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट टनल, इट्स प्राइड ऑफ इंडिया। तो आपको ऐसा नहीं कि इस पॉइंट को बस मिस कर दो और इग्नोर कर दो, बार बार आने का मौका नहीं मिलता। बहुत कम लोग यहाँ तक, वेरी फ्यू पीपल कैन मेक इट अप टू हियर। मनाली तक पहुँचना अपने आप में एक चैलेंज रहा, उसके बाद यहाँ तक आना चैलेंज रहा। Breathtaking, यार, and Yeah. this is 10 kilometers. 10 kilometers straight, no turn. Wow, थोड़ा foggy है आगे, that's why the visibility is going slightly low. Amazing. ये जेसीबी ने हमें रुककर साइड दिया, हमारे आगे स्लोली चल रहा था, पर उसे पता था कि टनल लंबी है और उसको क्रॉस करने में सिविलियंस को टाइम लगेगा, तो उन्होंने रुका और साइड दे दिया हमको। मतलब यहाँ के लोग, स्टाफ वगैरह जो है वो इतना अच्छा बिहेव कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है देख करके कि चलो कोऑपरेट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, हम लोगों को डिफ़िकल्टी नहीं होने दे रहे हैं। ऐसा कुछ देखने मिलता है ना तो फिर और भी खुशी होती है कि यार वी आर एक्चुअली इवॉल्विंग एंड इम्प्रूविंग। अब यहाँ से असली रोमांचक सफ़र शुरू होने वाला है, क्योंकि अटल टनल के उस पार का जो नज़ारा है, जो वादियाँ हैं, वो ब्रेड टेकिंग है। एंड वाह, ये ही तो देखना सबसे ज़्यादा एक्चुअली लकी फील हो रहा है कि यार यहाँ आ गए। और यहाँ आने के बाद में वीडियो में या फ़ोटो में किसी को ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, बट यहाँ आने के बाद में जो लोग फील करते हैं, गाड़ी से उतरने के बाद जो देखते हैं, उन्हें ही पता होता है कि एक्चुअल वादी वाली लाइफ शुरू हुई है। इट्स अमेजिंग। अटल टनल यहाँ पर एंड हुई, शुरू भी यहीं से होती है, एंड भी यहीं होती है। सो उस तरफ से हमने एंटर किया, पूरा पहाड़ काटते हुए 10 किलोमीटर से ज़्यादा ड्राइव करते हुए यहाँ तक आ गए। दिस इज़ वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट स्ट्रेट टनल, 10,075 फीट ऊंचाई पर है हम। और ये बहुत ज़्यादा अच्छे रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ है जगह। एवरीबडी इज गोइंग क्रेजी टू कवर दिस। वाओ, नेटवर्क भी फुल आ रहा है यहाँ पर, अनबिलीवेबल। कैसा रहा मंगेश भैया, अटल टनल कैसी लगी? मजेदार ना? Awesome! Wow! और यहाँ का क्लाइमेट कैसा लग रहा है? Fantastic! फैंटास्टिक, जन्नत है। So towards Leh, ओह सुंदर नदी, हल्का सा चाहिए वो टनल काट के पहाड़ के इस तरफ आए हैं। हल्का चाहिए तो खोल के रखना विंडो। किसके लिए? वीडियो के लिए? हाँ, नहीं, एयर आएगा, एसी बंद कर दिया मैंने। ठीक है। बाहर इतना अच्छा मौसम ऐसे है, ठंडा पूरा खोल भी नहीं सकते।
लेह तक there's no petrol. So अभी मनाली से निकले, टांडी तक पहुंचे So much of queue है. और लंबी क्यू है पेट्रोल की, क्योंकि सब लोग यहाँ पेट्रोल भरवाते हैं और उसके बाद में यहाँ के बाद कोई पेट्रोल पंप है नहीं। वेट करें या निकले नहीं ले लेते हैं हाँ? ले लेते हैं ना, अच्छा रहेगा। RC 500. Sorry? I ride a Triban RC 500. Drive-in RC 500. Okay. Ask her once again where she came from and where she. एंड व्हाट इज योर यूट्यूब चैनल? So, Sabita the Rider. ओके No, this is not the channel name. Actually, मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती हूँ, फिर भी I try to, but because always ride नहीं हो पाती है ना। How much time it will take you Mostly I to? ride for calls. आपको कितना दिन लगा वहाँ से दिल्ली से मेरे यहाँ? को वहाँ से स्विंग 12th day है। 12th day. Yes. ट्रैक की है. हाँ, ट्रैक Roscoe 7. I'll take a pic. Yes. If you really तो अगर दिल से कुछ लगता है ना करना, then only you can. These are the people. She is riding to the most highest motorable road. She is riding to the highest motorable road and she came from Delhi. This is what I also want to do. बस हंसी मजाक चलता रहा और ऐसे ही सफ़र हमारा आगे बढ़ता रहा। बट वादियाँ जो थी, कब हम लोग वादियों के साथ साथ एंजॉय करते करते ऐसे लोकेशन तक पहुंच गए जहाँ रास्ते ख़राब होना शुरू हुआ। पहाड़ जो हैं वो थोड़े से स्टीप होते गए, जो रोड थे वो स्टीप क्लाइंब वाले हो गए और जिगजैग वाले कर्व्स मिलने लगे। वो सब शुरू होने की वजह से हेल्थ इश्यूज़ बाद में आए, बट पहले हम लोगों ने थोड़ी और ऑफ रोड व्हीकल्स वगैरह को देखा और इंस्पायर हो गए कि चलो यार ये सब गाड़ियाँ भी यहाँ पर आ रही हैं, मतलब चलो इंडिया में हमारे यहाँ पर में महंगी ऑफ रोड लेवल की एडवेंचर व्हीकल भी यूज़ कर रहे हैं लोग लद्दाख के लिए, विच इज़ गुड। और यहाँ देखने ही मिलनी चाहिए ये सब गाड़ियाँ अच्छी वाली। और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन व्हीकल भी अक्सर नज़र आएंगी, तो समझ में आता है कि भाई मानसून के पास आ गए हैं हम, लैंडस्लाइड अभी एक्सपेक्टेड है। तो चलो एक टीम लगी हुई है हर थोड़ी देर में जो क्लीनिंग कर रही है। तो बीच में ऐसे अंडर कंस्ट्रक्शन पाथ हैं या फिर थोड़े से पत्थर जो गिर जाते हैं उसकी वजह से रोड ख़राब हो जाते हैं, तो ऐसे दिखते हैं आपको कच्चे रास्ते भी। स्लो चलना ही पड़ता है, चाहो ना चाहो आप कितना भी हीरो नहीं बन सकते, तो यहाँ पे संभल के चलाना होता है गाड़ियों को। एंड लुक एट द स्पिरिट, राइडिंग स्पिरिट। बाइकर्स आ रहे हैं ठंडी में भी, सो कूडोस टू देम। अब आया अच्छा रास्ता, वादियाँ और रास्ते बहुत अच्छे हैं। फाइनली क्योंकि सुबह से ज़्यादा कुछ खाया नहीं था तो एक जगह रुक करके ब्रेकफास्ट करना ही पड़ा और ज़्यादा कुछ यहाँ पर मिलने वाला नहीं था। मनाली से लेके भी आपको एकदम स्टैंडर्ड फूड नहीं मिलेगा, मैगी तो ईजीली मिलेगी, अंडा मिलेगा, ऑमलेट मिलेगा, सैंडविच मिल जाएगा। वादियाँ ही वादियाँ हैं, लाहौल स्पीति के रीजन में हैं, कीलोंग से थोड़ा आगे आ गए हैं, मनाली से बहुत दूर आ गए हैं। सिल्वर कोटेड पहाड़ियाँ दिख रही हैं बर्फ़ में ढली हुई। इंडियन ऑयल के टैंकर लगातार दिखते हैं बहुत देर तक। तो मैगी खा करके ताकत बटोर ली और आगे बढ़ने के लिए हम लोग निकल पड़े। और ये आखिरी बार था जब मेरे फ़ोन में नेटवर्क मिला था, तो मैं लाइव अपडेट शेयर इसके बाद नहीं कर पा रहा था व्हाट्सएप वगैरह पर। और ताकत बटोरने से ये भी याद आया कि डॉक्टर साहब एक्सपेरिमेंट करने के तौर पर इको मोड में पहाड़ियों पे गाड़ी चला रहे थे, मनाली तरफ भी और यहाँ पे आगे निकलने के बाद में भी। तो जिस पर तक हम लोगों को चेक इंजन लाइट का ऑप्शन दिखने लग गया और वो हम लोगों ने ऐप में भी चेक किया, आयरा ऐप में, तो पता चला कि वो थोड़ा सा ड्राइव ट्रेन प्रॉब्लम दिखा रहा है। बट हम लोगों का अंदाज़ा है कि जो हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके अनुसार DPS क्लॉगिंग का इश्यू हम लोगों को फेस करना पड़ रहा है। बट फिर भी डबल श्योर होने के लिए हम लोगों ने गाड़ी के नीचे सब कुछ चेक कर लिया, इंजन बे में भी चेक कर लिया बोनेट ओपन करके, और थोड़ी देर गाड़ी को 15-20 मिनट तक के पैसिव रीजनरेशन करने के हिसाब से 3000 RPM पर एक्सेलरेट भी करते रहे हम लोग। कोई पैनिक सिचुएशन नहीं थी, ये गाड़ी को लेकर के हम लोग कोई चिंता में भी ज़्यादा नहीं थे। और हम लोगों ने टाटा मोटर्स के हमारे जो फ्रेंड्स हैं उन लोगों से बात करी, उसके अलावा जो हिमाचल में एक मंडी के पास में जो सर्विस सेंटर उनसे भी बात करी, काफ़ी अच्छा असिस्टेंस हमको मिला। एक पैसिव रीजनरेशन, तो एक्टिव रीजनरेशन वही है जो अभी हम लोग कर रहे हैं। तो आपको गाड़ी को 2000 RPM के ऊपर रख के चलाते हैं, 20 मिनट गाड़ी चलाना है। फिर वो जो DPF जो है उसका जो फिल्टर है और DPF है, उसका टेम्परेचर गोज अप टू 800 डिग्री सेल्सियस। तो जो भी कार्बन वहाँ पे है इट विल
burn it. Yeah. तो the filter will get free. हाँ. So that is active regeneration. क्लियर हो जाएगा पूरा जो अभी पाथ. बैठ के हम लोगों ने जो किया वो न्यूट्रल पैसिव पे है. डाल के, that is passive regeneration. Right. ये दोनों से भी अगर नहीं हुआ, गाड़ी थोड़ा देर तक चलेगा, उसके बाद जब वो पूरा फिल्टर क्लॉग हो जाएगा, गाड़ी विल स्टॉप, उसके बाद गाड़ी ऑन नहीं होगा. ओह. तो उसके बाद उसको टो करके अपने को लेके जाना है. हाँ. फिर सर्विस सेंटर वाला या तो वो उसको पूरा फिल्टर को क्लीन करेंगे या फिर दे विल रिप्लेस द फिल्टर. ओके. So this is what is the procedure of a DPF regeneration. Probably yes, DPF must have got clogged for two reasons. एक तो कल हम लोग जो आ रहे थे डाउन स्लोप में, तो we didn't get to accelerate much. Yeah. तो मैं थर्ड गियर पे रख के 2000 RPM के नीचे गाड़ी चला रहा था. तो वहाँ पे I should have kept it in second. I should have maintained at 2000 ऊपर के RPM. राइट. उसके बाद मॉर्निंग से भी हम लोग जो चल रहे हैं, तो वी कुड नॉट गेट एनफ ऑफ स्ट्रेचेस सो दैट आई कैन फास्टली भगा सकूँ वो करूँ. तो मॉर्निंग से भी थोड़ा क्लॉग अप हुआ है. ओके. अब हम लोग चला रहे हैं, देखते हैं. ठीक अभी है. पैसिव रिजनरेशन तो 15 मिनट्स की है हम लोग. अब एक्टिव ट्राई कर रहे हैं. ठीक है. डॉक्टर साहब के चेहरे पे परेशानी दिख रही थी साफ साफ. उसके दो खास कारण थे. एक तो पिछली रात मनाली में उन्होंने सोया चाप खाया, जो कि उनको आदत नहीं है. वो सिर्फ हेल्दी फूड खाना पसंद करते थे. रेगुलरली साइकिलिस्ट हैं तो अपनी हेल्थ और फिटनेस का बहुत खास ख्याल रखते थे. पर हमारे इंसिस्ट करने पर उन्होंने वो खाया और सुबह सुबह से उनके पेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम फील होने लगी. सो यही वजह थी कि मैं शुरू से ही बोल रहा था कि ऐसा कुछ खाना नहीं खाना चाहिए. मतलब इनसे एक्सपीरियंस लेते हुए मैंने टिप शेयर की थी व्लॉग के शुरुआत में कि आप ऐसा कुछ खाना मत खाओ जिससे आपके पेट को प्रॉब्लम हो, क्योंकि इस घाट पर वो प्रॉब्लम जो है वो मैग्नीफाई हो जाती है. इस पहाड़ को पार करना है मतलब. एंड डॉक्टर साहब की परेशानी का दूसरा कारण था उनकी कार टाटा सफारी. वो ओन करते हैं और वो जो भी गाड़ियाँ ओन करते हैं वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं अपनी गाड़ी को. पहले तो चूज़ ही बहुत सोच समझ के करते हैं और इतनी शिद्दत से चुन लेने के बाद में जब वो एक अच्छी गाड़ी ओन करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, केयर करते हैं. अब जब गाड़ी में चेक इंजन लाइट ऑन हुआ है तो उन्हें थोड़ी सी फिक्र हुई कि गाड़ी को कोई ज़्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही है, कोई कंपोनेंट ख़राब होने वाला तो नहीं है. ऑल्दो वी आर अश्योर्ड कि गाड़ी का सिर्फ DPF क्लॉगिंग इशू ही है और उसको हम लोग ठीक कर भी लेंगे. और वो कुछ ही घंटों बाद चला भी गया था, विच आई कैन टेल यू. बट देन जिसकी गाड़ी होती है उसकी चिंता ऐसे आराम से ख़त्म नहीं होती. एंड रास्ता भी देखो ख़राब हुए जा रहा है. हम लोगों को ट्रैवल सिकनेस बढ़ती जा रही है. ख़राब रास्ता, घाट, स्टीप क्लाइंब, कर्व्स, ये सब में हेल्थ इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं. ऐसे में माइंडसेट आप अपने विल पावर इतना ज़्यादा बढ़ा ही नहीं रख सकते हो कि आप बस अपने आप को मनाते रहो कि नहीं एवरीथिंग विल बी ऑल राइट या ऑल इज वेल टाइप ऑफ थिंग्स. सो या यू हैव टू अवॉइड फॉलिंग इनटू सच इश्यूज. आपकी गाड़ी भी अच्छी बनी रहे और आपकी हेल्थ भी अच्छी बनी रहे. रिसेंटली हमारा एक और दोस्त भी गया था मनाली तक के और वो आगे स्पीति वैली तक भी जाना चाहता था, पर उसकी गाड़ी का क्लच प्लेट पहले ही बर्न हो गया उसकी हैरियर में. और उसका कारण ये था कि वो सेकंड गियर पर ज़्यादा उठा रहा था. ये सर्विस सेंटर ने एक्सप्लेन किया है. बट ठीक है, ऐसे और भी कई इश्यूज़, किसी को भी कुछ भी आ सकते हैं. डिटेल इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जब कुछ आएगा तो मैं उसका रिव्यू भी दे दूंगा आप लोगों को. फिलहाल टिप यही है मेरी कि गाड़ी को भी संभाल के चलाओ और खुद का भी ख्याल ज़्यादा से ज़्यादा रखो. हेल्थ इश्यूज़ अवॉइड होने चाहिए. इतने ज़्यादा थक जाने के बाद में हम लोगों को कई सारे ब्रेक्स की ज़रूरत थी. बट फाइनली यहाँ कुछ नज़र आया चाय पानी के लायक की जगह, तो वहाँ हम लोगों ने टी ब्रेक ले ही लिया, क्योंकि इसके बिना आगे बढ़ पाना और डिफ़िकल्ट हुए जा रहा था. और ब्रेक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी तो है, लेकिन इस वादी में मनाली के आगे आपको ब्रेक्स लेने लायक जगह कम मिलती है. यहाँ पर लेटने सोने और बैठने की लायक अच्छी जगह है. टी ब्रेक के लिए सबसे अच्छी जगह यही है. बट जो लोगों को चाय पीने की आदत नहीं है उनको कॉफ़ी नहीं मिल पाएगी आसानी से हर जगह पर. सो ग्रीन टी, ब्लैक टी, ऐसी कोई चीज़ भी अगर आप ले सको तो अच्छा. फिर घाटा लूप्स तक हम लोग पहुँचे और घाटा लूप्स में बाइकर्स को देखा. हिमालयन लेके चल रहे हैं, खड़े होकर चला रहे हैं. ऐसा लग रहा है फुल ऑन एक्सपीरियंस उनके पास में है. इनसे हम थोड़ा चार्ज अप हो गए कि यार ये तो बाइक में भी चलते चले जा रहे हैं, हमसे आगे निकले जा रहे हैं, हम कार में कंफर्टेबल होने के बावजूद क्यों हार मान रहे हैं. तो फिर हम लोगों ने थोड़ा सा और मोटिवेशन लिया, थोड़ी और हिम्मत रखी और आगे बढ़ते रहे. यहाँ देखो, ये किया सेल्टोस है,
ग्राउंड क्लियरेंस इसका डिसेंट होता है, गाड़ी की उतनी खास गलती है नहीं जितनी इसके ड्राइवर या इसके साथ चल रहे लोगों की हो सकती है कि उन्होंने गलत जगह से इसको उतारने की या तो कोशिश की है या फिर ओवर स्पीडिंग करते वक्त कंट्रोल खो दिया और उसको वहाँ पे नीचे आधे रास्ते पर लटका दिया। इसीलिए मैं बोलता हूँ यहाँ पर ड्राइव करते वक्त संभाल के ड्राइव करो और ऐसे किसी प्रॉब्लम में ना फंसो कि आपके 2 घंटे उस प्रॉब्लम को ठीक करने में वेस्ट हो जाए, थकान भी बढ़ जाए और आगे जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँचने में आप और पीछे रह जाओ। अभी यहाँ तक मैंने हेल्थ इश्यूज़ की बेसिक बातें भी कर ली और गाड़ी के प्रॉब्लम और सॉल्यूशन के बारे में बेसिक टिप्स दे दी कि चलो गाड़ी अच्छे से चलाएंगे, संभालेंगे और थोड़ी बहुत चीज़ें कैरी कर लेंगे और अपने सर्विस एडवाइज़र से टच में रहेंगे तो सब चल जाएगा काम। अभी यहाँ मैं डे 4 का व्लॉग का आधा पार्ट खत्म कर रहा हूँ। अगले व्लॉग में आपको हेल्थ इश्यूज़ के बारे में पूरी स्टोरी बताऊंगा। सो स्टे ट्यून्ड विद मी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।